नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि जेबीटी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके आंसर की आ चुकी है और इस बार जो है वो सेक्शन वाइज जो था वो क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले एक पार्ट हमने और डिस्कस किया था जिसमें हमने एक पेपर डिस्कस किया था जिसमें हमने जीके का सेक्शन जो था वो डिस्कस किया था। ये दूसरा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जेबीटी के लिए जीके सेक्शन का। यहाँ पर एक बात ठान लीजिए कि क्वेश्चन हो सकता है बीच बीच में आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, आपको लगे कि यार ये किस तरह के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं पढ़ने, परंतु ये रियलिटी है। आपको पेपर में इस तरह के क्वेश्चन ही देखने पड़ेंगे। अगर पेपर पास करना है तो अभी से कंसिस्टेंसी बनाना सीख लीजिए और इन क्वेश्चंस को ध्यान से नोट करना सीख लीजिए, तभी जो है वो आप पेपर अच्छे से निकाल पाएंगे या मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करने वाले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अटपटे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे भी क्वेश्चंस होंगे हम बड़े ही इजी शब्दों में उनको पढ़ेंगे और हमने इससे पहले भी ये क्वेश्चन पढ़े हैं, आपको ये लगेगा यहाँ पर। और आगे भी अगर आप पेपर देने जाएंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था। बोलते हैं सितंबर 2025 में आयोजित किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय और श्रीलंकाई सशस्त्र बलों ने भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और आपदा राहत अभियान चलाना था। यहाँ पर सिंपल आपको ये पता होना चाहिए था कि ये जो सैन्य अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, ये कौन सा होता है। तो ये हमने कितनी बार पढ़ा है कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो होती है किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाना था। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है और ये जो है वो इतना सही क्वेश्चन था, मतलब इतना ही सिंपल आपको ये समझना था। आगे बोलते हैं किस भारतीय अनुसंधान संस्थान ने अक्टूबर 2025 में एक CRISPR सक्षम नैदानिक मंच के विकास की रिपोर्ट दी, जिसने दुर्लभ वंशानुगत आनुवंशिक स्थितियों के नैदानिक पहचान जांच करने के लिए आवश्यक समय को संक्षिप्त कर दिया। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है वो कौन सा भारतीय अनुसंधान संस्थान है। तो ये कौन सा है, ये है CSIR यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमेटिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजिकल, CSIR IGIB ये है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मोड दोनों में ही सेंड मैं आपको कर दूंगा, जहाँ पर इंपॉर्टेंट बताना होगा वो भी मैं बता दूंगा। टेलीग्राम पर ये क्वेश्चंस मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ये वाला पार्ट भी और पिछले वाला पार्ट भी एक साथ ही प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे बोलते हैं 31वां सुल्तान अजलन शाह कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। बोलते हैं नवंबर 2025 में किस देश में आयोजित किया गया। तो ये मलेशिया में आयोजित जो था वो किया गया था। अब देखिए ये जो हुआ ना, ये मलेशिया के इपोह नामक स्थान पर हुआ और इसमें फाइनल जो मैच हुआ तो फाइनल में बेल्जियम ने जो था वो भारत को हराया। बेल्जियम ने भारत को हराया 1-0 से और अपना पहला खिताब जो है वो जीता। तो ये भी ध्यान रखना कौन जीता है कौन हारा है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नवंबर में मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो था वो तो ये ऊषा उत्तुप को मिला है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऊषा उत्तुप का नाम ध्यान रखना। अक्टूबर 2025 की ये बात है, अक्टूबर नवंबर की ही ये बात है वैसे तो। अक्टूबर नवंबर 2025 में मुंबई में जो है ये हुआ था और यहाँ पर जो है ये अवार्ड संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये दिया गया। आगे बोलते हैं उच्च शिक्षा में मानकों की निगरानी, संवर्धन और रख रखाव के लिए विधायी अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित किया गया था। यहाँ पर बात की जा रही है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की यहाँ पर बात की जा रही है। ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, ये 1956 की बात है। 1956 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई। तो ये 1956 में आई। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था यूजीसी का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई किस योजना का लक्ष्य महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ऋण सहायता प्रदान करना है। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से जो है सुदृढ़ करना, तो महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो है वो ऋण सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना चलाई गई है जिसको सशक्त महिला ऋण योजना का नाम दिया गया है। ऑप्शन सी ये सही आंसर। देखो ये 2023 में चलाई गई थी। हमने ये गिरिराज पत्रिका में पढ़ रखा है परंतु काफ़ी टाइम पहले पढ़ रखा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये योजना इतनी ज़्यादा चर्चा में है भी नहीं। तो ये पहले के करंट अफेयर भी गिरिराज पत्रिका में पूछ लिए जाते हैं, चाहे एक आधा ही एक पेपर में पूछा जाए परंतु पूछ लिया जाता है। तो अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं, कंटिन्यू सुनते हैं ना, तो ये चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं और एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 2025 के दौरान मेरा युवा भारत 2.0 का शुभारंभ और विस्तार भारत में किस प्रमुख सामाजिक चुनौती को सबसे प्रत्यक्ष समाधान करने के लिए किया गया था। तो 2025 में मेरा युवा भारत 2.0 का शुभारंभ किया गया। अब बोलते हैं कि ऐसी क्या चुनौती थी जिसके लिए ये जो है वो चलाई गई। तो ये विखंडित युवा संलग्नता और स्मृति नागरिक सहभागिता के लिए जो था वो चलाई गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बड़े सिंपल टर्म में आपको समझाता हूं कि ये मेरा युवा भारत 2.0 है क्या। भारत सरकार ने जो है वो एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बहुभाषीय एक डिजिटल मंच जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाया है, जो 15 से 29 साल के युवा हैं उनको उनके कौशल विकास के लिए, उनकी जो है वो मेंटरशिप के लिए, नेशनल करियर सर्विस के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये चलाया गया है। तो ये आप ध्यान रखना कि बेसिकली युवाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए ये चलाया गया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी देखते तो खुद ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते और एक आंसर आपके पास आ जाता। हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025 बिल्डिंग द फ्यूचर इन अ क्लाइमेट इम्पैक्ट वर्ल्ड के अनुसार 2024-25 के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम में जो है वो कितनी वृद्धि हुई है, बेसिकली ये जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ये वृद्धि 9.6% की जो है वो आंकी गई है और ये नेशनल एवरेज से जो है वो ज़्यादा है। कितनी 9.6 और 9.6 नेशनल एवरेज से ज़्यादा हुई। अगर पर कैपिटा इनकम के बारे में हिमाचल की ऐसे भी हम बात करें तो हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम 2024-25 में आंकी गई है वो 2,57,212 2,57,212 आंकी गई है। ये अगर हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते 2023-24 के साथ तो 2023-24 में 2,34,782 थी। इसमें जो हमें ग्रोथ देखने को मिली है वो 9.6% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। तो पर कैपिटा इनकम का क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार हमने पढ़ा है, बस यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत लंबा बना दिया गया था ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और जो कंफ्यूज हुआ वो समझो डगमगा गया, यानी कि वो जो है वो मेरिट में पीछे जा रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लंबे क्वेश्चंस को देखकर बड़े आराम से क्वेश्चंस पढ़ने हैं और जो आपने पढ़ा हुआ है उसके साथ रिलेट कर बड़े आराम से जो है वो आंसर करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलते हैं। बोलते हैं नवंबर 2025 में भारत ने LVM-3M5 रॉकेट के जरिए अपने सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह के रूप में किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो नवंबर जो बोलते हैं 9 नवंबर 2025 में भारत ने अपने जो है वो LVM-3M5 रॉकेट के जरिए जो है वो CMS-03, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन CMS-03। CMS-03 ये स्वदेशी संचार उपग्रह है। बोलते हैं इस संचार उपग्रह का जो है वो प्रक्षेपण जो है वो किया है, प्रक्षेपण जो है वो किया है। ठीक है, प्रक्षेपण है, ये प्रक्षेपण किया है। आगे बोलते हैं 10वें क्वेश्चन में, बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अब्राहिम आस्था, ये अब्राहिम फेथ है, अब्राहिम फेथ की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो अब्राहिम फेथ की उत्पत्ति से अगर हम बात करें तो ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म या फिर इस्लाम धर्म। ये जो हिंदू धर्म है ना हमारा, ये अब्राहिम फेथ से संबंधित नहीं है, बाकी ईसाई, यहूदी और इस्लाम ये जो है वो संबंधित है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखना। हिंदू धर्म बड़ा ही आसान था, ये भी एलिमिनेट करना। आगे बोलते हैं सितंबर 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 में भाग लिया। तो युद्ध अभ्यास मैंने कितनी बार बताया है, युद्ध अभ्यास हम जो है वो USA के साथ जो है वो करते हैं। किसके साथ? USA के साथ ये युद्ध अभ्यास होता है। देखो 2025 में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हुई है ना आर्मी की, नेवी की, उनके ऊपर भी हमने अलग से बात जो है वो की हुई है। जो डे 1 डे 2 वाली सीरीज़ है ना, उसमें देखना हमने उनके ऊपर बात की हुई है। उसमें हमने ये एक्सरसाइजेज जो हुई हैं उनकी बात की हुई है। उसमें हमने इंपॉर्टेंट डेज की बात की हुई है, थीम्स की बात की हुई है और वही क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 68 सीटें हैं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये 68 सीटें हैं 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। अभी पंचायतों के इलेक्शन हो गए, परंतु एक बात ध्यान रखना कि पंचायतों को जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है। तो पंचायतों का आंकड़ा आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसके अकॉर्डिंग। तो पंचायतों का डाटा भी हम पढ़ेंगे जब आएगा वो एग्जाम में।
अब इसी पेपर में ना एक्सरसाइज से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और डे 1 डे 2 वाली सीरीज से ये तीनों क्वेश्चन जो था वो क्लियर होते थे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। नवंबर 2025 में आयोजित किस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का उद्देश्य पनडुब्बी रोधी युद्ध पद्धति एवं भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच अंतर प्रचालनीयता को बढ़ाना है? तो यहाँ पर सिंपल ये ध्यान रखना था कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो वो वरुण एक्सरसाइज होती है और वरुण 2025 ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन को बस वही बात है कि लेंथी बनाया गया है, थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बाकी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान होता है अगर आपने पढ़ा हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के, आप पटवारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ में पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये 2 एग्जाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों ही पोस्टें थोड़ी इन्फ्लुएंशियल मानी जाती हैं जब ग्राउंड लेवल पर बात की जाती है। आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, इन दोनों एग्जाम्स को आप एक साथ तैयार कर सकें, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ। इसके लिए आपको दोनों अलग अलग टेस्ट सीरीजें ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने स्लॉट 4 में ये ऑफर रखा है कि जो स्लॉट 4 में जुड़ेंगे उनको ये दोनों टेस्ट सीरीजें जो है वो एक बार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ही मिल जाएंगी। मतलब स्लॉट 4 ज्वाइन करने से ये दोनों टेस्ट सीरीज आप कवर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, तो वहाँ से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर हाँ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात कर रहे हैं तो वो एक फील्ड की नौकरी नहीं आती, वो जो है वो एक ऑफिस की नौकरी आती है और उसके लिए टेस्ट सीरीज अलग से है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इससे पहले जिन्होंने भी हमारे साथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी की है उनको काफ़ी अच्छी जो है वो यहाँ पर अभी तक नौकरियाँ मिल चुकी हैं। डिपेंड ये करता है कि आप खुद पर जो है वो कितना विश्वास करते हैं। तो दोनों ही टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है। आप कॉम्प्रिहेंसिव ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको कर लीजिए, आप जो है वो JOE की करना चाहते हैं तो उसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन को मुख्यतः रूप से जो है वो संबंधित है। अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा सरकारी कार्यक्रम है, देखिए सरकारी कार्यक्रम की बात ऐसी है कि अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो एक ऐसा कार्यक्रम चलाया गया है जिसको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना कहा गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन को मुख्य रूप से जो है वो कवर किया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते तो मुख्यमंत्री, यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना, मैंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन विकास योजना को अंडरलाइन कर दिया, ये नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री सिर्फ स्वावलंबन योजना है क्योंकि मुख्यमंत्री स्वावलंबन विकास योजना इस तरह की कोई योजना हिमाचल में है ही नहीं। हिमाचल में सिर्फ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है जो हमने हज़ारों बार पढ़ी हुई है। ना ही हिमाचल प्रदेश में हिमाचल युवा उदय योजना है, ना ही हिमाचल में जो है वो इंदिरा गांधी स्वावलंबन योजना है। ठीक है जी, तो ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ही इसका आंसर होना था। ऐसे कंफ्यूज ना हो जाएं ऑप्शंस को देखकर, मैंने भी गलत टिक कर दिया तो ऐसी गलती हो जाती है और वो सीधा 1 नंबर ले जाती है एग्जाम में। आगे बोलते हैं सौरठा एक पारंपरिक लोक काव्यात्मक और संगीत रूप है, बोलते हैं जिसका नाम भारत के किस क्षेत्र के नाम पर रखा गया है और मुख्यतः रूप से जो है ये संबंधित है। तो ये सौराष्ट्र, इनके यहाँ से पता चल रहा है सौरठा जो है वो सौराष्ट्र से संबंधित होगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। ये बड़ा आसान था। देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जिनके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत थी भी नहीं। अब इस क्वेश्चन के लिए कौन सी किताब पढ़ते आप? कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। आपकी जनरल अवेयरनेस, आपकी प्रैक्टिस और आपकी जो है वो सूझबूझ इस क्वेश्चन को ठीक करवा देती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला मुख्य रूप से बृहत्तर हिमालय अल्पाइन क्षेत्र में आता है? अल्पाइन रेंज की बात करते हैं तो बिलासपुर तो डेफिनेटली अल्पाइन रेंज वो हुई जो थोड़ी सी ठंडी होगी। तो बिलासपुर ठंडा नहीं है, हमीरपुर ठंडा नहीं है, ऊना ठंडा नहीं है, सिर्फ लाहौल स्पीति ही ठंडा है। तो ऑप्शन डी लाहौल स्पीति सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना कि हमारे 70 नंबर हैं, 72 नंबर हैं, 74 नंबर हैं, 77 नंबर हैं, भाई हो भी सकते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछेंगे ना कि बच्चा ऑप्शंस को ही एलिमिनेट कर दे, क्वेश्चन नाम भी पढ़ा है तो ऑप्शंस को ही एलिमिनेट कर आंसर कर दे, तो लाजमी है कि इतने नंबर हो सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि सबके इतने होंगे, वो सिलेक्टेड केसेस हैं कि हो सकते हैं जिसने तैयारी अच्छे से की होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली में हडिम्बा देवी मंदिर स्थित है, बोलते हैं जो 1553 ईस्वी में बनाया गया, बोलते हैं कि किस शासक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है?
तो इसके ऊपर मैंने बात की है। हडिम्बा माता के ऊपर तो हमने रील्स भी बनाई हैं शायद से, ठीक है। ये मंदिर जो है वो मनाली में स्थित है और महाराजा बहादुर सिंह के द्वारा ये बनवाया गया था। तो बहादुर सिंह इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस देखो आप एक बार। साहिल बर्मन तो यार चंबा के राजा थे, वो क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। संसार चंद कांगड़ा के राजा थे, उन्होंने कांगड़ा में बहुत कुछ करवाया, हमारे हिमाचल के एस्पिरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, ये भी एलिमिनेट कर देंगे। महाराजा रणजीत सिंह क्यों ऐसा कुछ करेंगे यहाँ पर आकर, उन्होंने जो है वो अपने लेवल पर अलग से काम किए थे, तो वो भी एलिमिनेट हो जाता। सिर्फ महाराजा बहादुर सिंह बच जाता। कम से कम ऑप्शंस में कुल्लू के राजाओं के नाम तो दे देते, विशुद्ध पाल दे देते, और राजा हैं कुल्लू के उनके नाम दे देते, तब जो है वो अच्छा एक क्वेश्चन ये बन सकता था। परंतु इस क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन ऐसी दी गई कि आंखें बंद कर कर जो है वो बच्चा सही आंसर कर देगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 1991 में 1951 की बात है, बोलते हैं कि नई आर्थिक नीति के तहत कौन सा महत्वपूर्ण क्षेत्र निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नहीं खोला गया था। देखिए रेलवे का जो बोलते हैं ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये जो रेलवे है ना, रेलवे बोलते हैं 1951 की नई आर्थिक नीति के तहत एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नहीं खोला गया था। मतलब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अभी भी ना रेलवे को मुख्य रूप से सरकारें ही चलाती हैं। आपको पता है रेलवे में बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं, ये नौकरियां भी बहुत सारी देता है, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही निकलती हैं। हाँ प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हैं ज़रूर, परंतु पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से ये अभी सरकार के कंट्रोल में है। सरकार यहाँ पर नौकरियाँ निकालती है, अफसर यहाँ पर लगते हैं और बहुत सारा रोज़गार लोगों को यहाँ पर रेलवे से मिलता भी है। अगले क्वेश्चन में 1991 में हुआ क्या था। आपको पता है ना कि एलपीजी रिफॉर्म आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये चीज़ें जो है वो 1991 में आई थी और यहाँ से इंडिया की इकॉनमी में जो है वो बहुत सारा चेंज जो था वो हुआ था। बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पर हो गए थे। आगे बोलते हैं मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बोलते हैं नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। देखो ये बात कर ली गई अचानक से यहाँ पर मार्च 2025 की। तो मार्च 2025 में तुहीन कांत पांडे, हमने पढ़ा हुआ है इनका नाम भी, तुहीन कांत पांडे को सेबी का बोलते हैं, सेबी का जो है वो प्रमुख बनाया गया। हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अब बात जो है वो कर लेते हैं। क्या बात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में करना ज़रूरी है कि इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। वैसे जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो 1988 में बनाया गया था, परंतु 1988 में जब ये बनाया गया था तो ये एक नॉन स्टैचुरी बॉडी के रूप में जो था वो बनाया गया था। बाद में चलकर इसको स्टैचुरी पावर भी दी गई, स्टैचुरी स्टेटस भी दिया गया। तो स्टैचुरी स्टेटस जो इसको दिया गया ना वो 1992 में जो था वो दिया गया था। 1992 में इसको स्टैचुरी स्टेटस जो था वो दिया गया। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है। अब देखो ये जो मुगल हुए ना, इनके द्वारा आत्मकथाएं लिखी गई या फिर इनकी कहानियां किसके द्वारा लिखी गई। जो मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है उसको तुजुके जहांगीरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे ही ये जो तुजुके जहांगीरी है इसका एक और नाम भी है, इसको जहांगीरनामा भी बोला जाता है। ये जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, ये ध्यान रखना आप जहांगीर की। और वैसे हम बाबर की भी बात कर लेते हैं। बाबर के द्वारा जो है वो बाबरनामा जो है वो बाबर की जो है ऑटोबायोग्राफी आती है। तो बाबर का भी ज़रूर ध्यान रखें कि बाबर का जो है बाबर भी जो है वो मुगलों में ही आता था। अकबर की बात करें तो अकबर की भी देखिए, अकबर की बात की जाती है तो अकबरनामा भी आता है, परंतु अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकबरनामा जो है वो लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल जो है वो अकबर के नवरत्नों में से एक जो था वो हुआ करता था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग तरह से कि अकबरनामा किसने लिखा, तुजुके जहांगीरी क्या है, बाबरनामा क्या है। तो उन क्वेश्चंस को हमेशा ही जो है वो जहन में रखें, हमेशा ही याद रखें कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। हमारे पास 5 ही नेशनल पार्क आते हैं और उनमें से ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में आता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और हिमाचल जीके के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बाकी स्टेट के बच्चे भी इन क्वेश्चन को आराम से कर देंगे, इतने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो HPRC ना धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। जो HPRC की पेपर कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है बेसिकली वो ग्रो कर रही है। और देखना एक दिन ऐसा आ जाएगा कि HPRC के HPGK के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ये आप पक्की बात है, ये देख लेना आप। अभी इनकी कमांड नहीं है HPGK के ऊपर, पर जैसे ही कमांड बनती है ना
वैसे ही ये ज़बरदस्त जो है वो चेंज ले आएंगे। आगे बोलते हैं कि रक्षा मंत्रालय की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में वर्ष 2025 को रक्षा सुधारों के लिए एक परिवर्तनकारी वर्ष क्यों कहा गया है। तो रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है और इसमें जो है वो वर्ष 2025 को रक्षा मंत्रालय के लिए एक परिवर्तनकारी जो है वो वर्ष कहा गया है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखेंगे तो डर जाएंगे। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखते हैं ना, तो पहला ऑप्शन था कि प्रणालीगत सुधारों ने रक्षा आत्मनिर्भरता के नीतिगत उद्देश्य को साकार किया है। तो जो हमारा रक्षा डिफेंस सेक्टर है ना, उसमें हमें जो है वो आत्मनिर्भर होना है। ये बात एक बार नहीं हजारों बार बोली जाती है। जहाँ पर ये आत्मनिर्भरता पढ़ लिया उसी को टिक करना था और ये पहला ही ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमें जो है वो दूसरे देशों से जो है वो हर एक चीज़ ना लेनी पड़े, हम यहाँ पर बनाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, पैसा भी बचेगा और अपनी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आएगी। खासकर ये हमारे डिफेंस सेक्टर में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बोलते हैं नवंबर 2025 में वेनेजुएला में अहिंसक लोकतंत्र सक्रिया के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया। ये भी मैंने बहुत बार बताया है, मारिया कोरिना माचादो इनका सही नाम है। ऑप्शन सी सही आंसर है। वेनेजुएला की जो हलचल हुई थी वो भी हमने देखा। बाद में चलकर ये जो नोबेल पीस प्राइज था मारिया कोरिना माचादो का, इन्होंने क्या किया, जब ट्रंप ने जो है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया या फिर अरेस्ट कर लिया या फिर कुछ भी कह लीजिए आप, तो उसके बाद जो है वो मारिया ने क्या किया, मारिया ने ट्रंप को जो है वो नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया। मतलब एक तरह से स्ट्रेटजी, कुछ भी कह लीजिए, कूटनीतिक जो है वो ये चीज़ें रहती हैं नेशनल लेवल पर। ठीक है, तो ऐसी चलती रहती हैं। ठीक है, ये छोटे से बड़े लेवल तक चलती रहती हैं। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में पहाड़ी गांधी किसे कहते हैं, तो बाबा कांसीराम जी को पहाड़ी गांधी कहा जाता है। और आपका स्टैंडर्ड हमने इतना ऊंचा बना दिया है मिशन एलाइट से ही कि आप इन क्वेश्चन से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको जो है वो कभी जो है वो निराश नहीं करेंगे। आगे बोलते हैं भारत में प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस भी हमने पढ़ा है कि ये जनवरी के महीने में 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी को याद किया जाता है, इसलिए हम पराक्रम दिवस हर साल मनाते हैं। जब मनाया गया था तब भी बात हुई थी और अब भी बात हो रही है। नवंबर 2025 में भारत का कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट स्कीम को राज्यव्यापी स्तर पर बोलते हैं पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बना था। तो देखिए नवंबर 2025 में भारत नेट स्कीम को जो है वो पंजाब ने पूर्ण रूप से लागू किया था। और ये क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज वाले एक उसमें जो है वो पढ़ा भी था टेस्ट सीरीज में कि पंजाब ने जो है वो पूर्ण रूप से इसको किया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की नगर पालिका परिषद में निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल राज्य विधि के अनुसार कितना होता है। नगर पालिका परिषद में भी अगर कुछ सदस्य चुनकर जाता है तो उसका कार्यकाल भी 5 साल ही जो है वो होता है। 5 साल, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर कि 13 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक कल्याण के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के माननीय मंत्रियों का राष्ट्रीय स्तर जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुआ। बोलते हैं यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो आयोजित हुआ है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। बेसिकली किरण रिजिजू की अध्यक्षता में जो है वो एक अल्पसंख्यक कार्यक्रम जो है वो हुआ था। तो ये जो है वो आपने ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में ही जो था वो हुआ था। कांगड़ा किले की बात की जा रही है, जिसे नगरकोट किला भी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के भारतीय हिमालय क्षेत्र में सबसे पुराना है, विशाल किला है। इसका निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था, तो बोलते हैं इसका निर्माण कटोच राजवंश के द्वारा करवाया गया था। ये भी आसान क्वेश्चन है, कांगड़ा वाला वो कटोच राजवंश है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। आगे बोलते हैं जो विश्व वन्यजीव अभ्यारण्य, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की यहाँ पर बात की जा रही है, विश्व वन्यजीव अभ्यारण्य। बोलते हैं इसकी थीम क्या थी। हमने ये भी पढ़ा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया कब जाता है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या थी। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो थीम थी 2025 में खास तौर पर वो थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यहाँ पर देखना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 2025 की इसकी जो था वो थीम थी। अब ये मनाया कब जाता है, तो मार्च महीने में ये मनाया जाता है। 3 मार्च को जो है ये हर साल जो है वो मनाया जाता है। अब हम 2026 की भी बात कर लेते हैं, तो 2026 में भी ये मनाया गया, मार्च महीने की 3 तारीख को ही ये मनाया गया। इसकी थीम रखी गई थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। ये इसकी थीम जो था वो 2025 में जो था वो रखी गई थी। 2025 की थीम भी ध्यान रखना, 2026 की थीम अब 2026 की भी हो चुकी है, तो वो भी ध्यान रखना। हमने इंपॉर्टेंट डेज की भी एक अलग से वीडियो डिस्कस की हुई है, जो डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह के पार्ट हैं, उनमें हमने डिस्कस की हुई है। तो
वहाँ से अगर आप देखते हैं उस वीडियो को तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ों में आप जो है वो महारत हासिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं किन राज्यों की सीमा क्रमशः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगती है। तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में साउथ और साउथ ईस्ट में कौन से राज्य आते हैं, ये आपने कमेंट कर कर बताना है। इससे पिछली वीडियो में ही हमने ये पढ़ा था, अभी कमेंट कर कर जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।